तो हे गाइस, आज का जो टॉपिक है वो कंपोजिशन स्कीम का है। ठीक है, कि कंपोजिट टैक्स पेयर जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, और कौन सी थ्रेशोल्ड लिमिट्स उन पे लगती है, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में देखेंगे हम। सीधी सी बात करते हैं कंपोजिशन स्कीम की। कंपोजिशन स्कीम जो होती है वो स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए होती है। ठीक है, ये जो स्कीम होती है ये ऑप्शनल होती है, ये कंपलसरी नहीं होती है। इसमें कंपोजि जो भी पर्सन जो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करता है, उसको एक फिक्स्ड पर्सन से टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, और ये टैक्स जो पे करते हैं ये क्वार्टरली करते हैं। नो नीड टू वरी अबाउट द क्लासिफिकेशन और जीएसटी रेट, क्योंकि इनका जो जीएसटी रेट होता है वो एक फिक्स जीएसटी रेट होता है कि ठीक है, आपने पूरे साल में इतनी है आपने सेल की है, तो इस पे इतना परसेंट, एक फिक्स परसेंट आप टैक्स पे कर दो। ठीक है, और वो भी क्वार्टरली। तो इसलिए ये स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करती है। और नो टैक्स इनवॉइस, कंपोजिशन स्कीम में जो भी पर्सन होता है वो कभी भी दूसरे बंदे से, मतलब कि जो भी उनके रेसिपिएंट है उनसे वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो टैक्स इनवॉइस भी इशू नहीं कर सकते। वो जो इशू करते हैं वो करते हैं बिल ऑफ सप्लाई, ना कि टैक्स इनवॉइस। एंड नो टैक्स चार्ज फ्रॉम कस्टमर्स, तो वही मैंने बताया, जो भी उनके रेसिपिएंट होते हैं, जो भी उनके कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, जो उनसे सप्लाईज खरीदते हैं, वो उनसे टैक्स चार्ज नहीं करते। ठीक है, कंपोजिशन स्कीम में। तो अगर मैं मोटा-मोटा बताऊँ तो कंपोजिशन स्कीम एक वो स्कीम है जो कि स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए बनी हुई है। क्योंकि स्मॉल टैक्स पेयर्स के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आए, कंप्लायंस का बर्डन, इसलिए ये जो स्कीम है ये स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए है। इसमें जो भी बंदा कंपोजिशन स्कीम ले लेता है उसको टैक्स इनवॉइस इश्यू करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो चार्ज ही नहीं कर सकता कस्टमर से, तो वो टैक्स इनवॉइस इश्यू जनरेट क्यों करेगा? वो बिल ऑफ सप्लाई का जो है जनरेट करके देता है सामने वाले को। दूसरी चीज़ आती है कि उसे हर महीने टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, वो क्वार्टरली पे टैक्स करता है। ठीक है? और क्योंकि जीएसटी में तो काफ़ी 3-4 परसेंटेजेस होती हैं, लेकिन जो भी कंपोजिशन स्कीम में वो एक फिक्स परसेंट से टैक्स पे करता है। और ये स्कीम जो है ये ऑप्शनल है, किसी के लिए भी कंपल्सरी नहीं है कि आपको कंपोजिशन स्कीम में जाना ही जाना है, ये ऑप्शनल है। ठीक है, अब कंपोजिशन स्कीम का जो सेक्शन है वो सेक्शन 10 है। सेक्शन 10 है, जिसमें कहता है कि 10(1) और 10(2) में वो गुड्स या फिर आप कोई रेस्टोरेंट सर्विसेज, मान लो कि कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, मतलब कि यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ एनी सप्लायर डज नॉट एक्सीड, अगर आपकी जो कोई भी बंदा है अगर वो कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहता है, तो उसकी जो टर्नओवर है वो प्रीसीडिंग ईयर की कहाँ तक रहनी चाहिए, मतलब कि ये थ्रेशोल्ड लिमिट है। देखो, अगर कोई भी बंदा गुड्स या फिर रेस्टोरेंट सर्विसेज में डील कर रहा है, ठीक है, तो अगर उसकी जो सेल्स है, उसकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है प्रीसीडिंग ईयर की, अगर वो 1.5 करोड़ तक है, तो वो कंपोजिशन स्कीम ले सकता है। अगर वो 1.5 करोड़ को एक्सीड कर जाता है, तो वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं रह सकता, क्योंकि फिर वो स्मॉल टैक्स पेयर कहलाएगा ही नहीं, अगर वो 1.5 सीआर की सेल्स कर रहा है। तो ये 1.5 सीआर जो है ये अदर स्टेट्स के लिए है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए यही लिमिट 75 लैक्स है। अब यहाँ पे सिर्फ 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का बताया गया है, तो सीधी सी बात है कि हमारे पास टोटल 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, उसमें से जो 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है उन पे जो लिमिट है वो 75 लैक्स की लगती है। मतलब कि अगर वो कंपोजिशन स्कीम में है या फिर आना चाहते हैं, तो उनकी जो प्रीसीडिंग ईयर की सेल्स होगी वो सिर्फ अप टू 75 लैक्स तक ही होनी चाहिए। उससे ज़्यादा अगर होगी तो वो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते, और अदर स्टेट्स के लिए यही लिमिट 1.5 सीआर है। अब देखो, अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस 10(1) 10(2) के अंदर अगर आप रेस्टोरेंट सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है, तो उसके साथ आप और कोई सर्विस नहीं दे सकते, लेकिन स्टिल अगर आप मान लो छोटी-मोटी और भी कोई सर्विस दे रहे हो, तो आप सेक्शन 10(1) और 10(2) में दे सकते हो अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज, लेकिन उसकी एक लिमिट है। ये लिमिट क्या है? 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट इन प्रीवियस ईयर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और 5 लाख विच एवर इज हायर। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख तक की अदर सर्विसेज दे सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आपको क्या है, 10 सेक्शन 10
10(2)(a) में आ जाना है, जिसमें आप अदर सर्विसेज अप टू 50 लाख तक अगर देते हो तो आप कंपोजिशन स्कीम में ही रह सकते हो अप टू 50 लाख तक। लेकिन अगर आपने 50 लाख से एक्सीड कर दी तो आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं रह सकते। तो अगर मैं आपको फिर से इसका बेसिक्स बता दूं जल्दी से, तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई पर्सन कंपोजिशन स्कीम में आना चाहता है, ठीक है, तो उसकी जो प्रीसीडिंग ईयर की जो भी टर्नओवर होगी, एग्रीगेट टर्नओवर होगी, ठीक है, अगर वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है तो वो अप टू 75 लाख होनी चाहिए, अगर वो अदर स्टेट है तो वो अप टू 1.5 CR होनी चाहिए। लेकिन अगर वो 10(2)(a) की अदर सर्विसेज देना चाहता है तो वो अप टू 50 लैक्स होगी। यहाँ अदर सर्विसेज में आप गुड्स भी दे सकते हो, लेकिन वो सिर्फ 50 लैक्स तक ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ कि यहाँ 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स ही आती हैं, टोटल हमारे पास 11 होती हैं, लेकिन यहाँ पे 8 ही आती है। असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर को 1.5 CR में ही कंसिडर किया गया है। अब वो 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, उत्तराखंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आता है। तो एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करता है टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, एक्सपोर्ट्स, इंटर स्टेट सप्लाईज अंडर सेम पैन एंड कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस पे। ठीक है, सेम पैन में होना चाहिए। अगर आपने कोई भी टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जाम सप्लाईज, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट सप्लाईज कुछ भी किया है तो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर में आएगी। क्या नहीं आएगी? इनवर्ड सप्लाईज। सीधी सी बात है, अगर आप इनवर्ड सप्लाईज कर रहे हो तो मतलब आप तो कोई चीज खरीद रहे हो, ठीक है, आप इनवर्ड सप्लाईज कर रहे हो तो वो आपकी टर्नओवर कैसे कहलाएगी? तो ये नहीं आएगा। टैक्सेस इंक्लूडिंग सेस अंडर जीएसटी, ठीक है, जितने भी आपने CGST, SGST, UTGST लगते हैं वो इसमें नहीं कंसिडर किए जाएंगे। और इंटरेस्ट और डिस्काउंट ऑन लोन, डिपॉजिट, एडवांस भी इसमें नहीं माना जाएगा, इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे। तो एग्रीगेट टर्नओवर में जो है ये सारी चीज़ें ही इंक्लूड की जाएंगी, ये सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं की जाएगी। फिर बात कर लेते हैं रेट्स, क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया था कि जो है ये फिक्स परसेंटेज से टैक्स पे करते हैं, ये फिक्स परसेंटेज से टैक्स पे करते हैं। तो वो परसेंटेज कौन सी है कि अगर मान लो कि वो जो कंपोजिट टैक्स पेयर जो है, हाँ, अगर वो जो कैटेगरी ऑफ सप्लाई, अगर वो एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, तो वो 0.5% CGST और 0.5% SGST ऑन टर्नओवर इन स्टेट्स पे करेगा। ठीक है, उस स्टेट की जितनी भी टर्नओवर है उस पे इतना इतना परसेंट, मतलब कि टोटल में 1% वो जो है टैक्स पे करेगा। अगर कोई रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है तो वो 5% ऑन टर्नओवर इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी पे करेगा। अगर एनी अदर सर्विसेज, मतलब कि कोई ट्रेडर है तो वो भी 1% ऑन टैक्सेबल टर्नओवर में करेगा। ठीक है, यहाँ पे टर्नओवर और टैक्सेबल टर्नओवर में बस यही डिफरेंस है कि टर्नओवर में हम सारी जो है सप्लाईज इंक्लूड कर लेते हैं, चाहे वो टैक्सेबल हो, एग्जाम्प्ट हो, चाहे वो टैक्सेबल हो, एग्जाम्प्ट हो, या एक्सपोर्ट्स हो, इंटरस्टेट सप्लाईज हो, कुछ भी हो। लेकिन टैक्सेबल टर्नओवर में हम उसी टर्नओवर को कंसिडर करते हैं जिसपे हम टैक्स सिर्फ वो सेल्स जिनके ऊपर जीएसटी लगता है उस वो ही होती है टैक्सेबल टर्नओवर। जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता वो टैक्सेबल टर्नओवर नहीं होती। ठीक है, जैसे कि इसमें इंक्लूड नहीं होता अपना एग्जाम्प्ट सप्लाईज, इसमें इंक्लूड नहीं होता नील रेटेड सप्लाईज, इंक्लूड नहीं होता नॉन जीएसटी सप्लाईज, इंक्लूड नहीं होता। और अगर आप कोई भी सर्विस दे रहे हो जो कि अंडर सेक्शन 10(2)(a) में है तो आप 6% ऑन टोटल टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी पे करते हो। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं, पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल टू ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम। कौन कौन से लोग हैं जो कि कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है? तो इसमें आ जाता है हमारा नंबर 1 आता है सप्लाईज नॉन टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज, सप्लाईज गुड्स और सर्विसेज नॉट लायबल टू टैक्स मेक्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई। अगर कोई जो कोई अगर मान लो कोई भी पर्सन है वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है गुड्स या सर्विसेज की, तो वो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता। मतलब कि कंपोजिशन स्कीम वही ले सकता है जो कि टैक्सेबल गुड्स में डील कर रहा है, टैक्सेबल सर्विसेज में डील कर रहा है। सेकंड आता है मेक्स इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई। आप इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते, मतलब कि जब आप अपने सामान को बेच रहे हो तो आप अपनी स्टेट से बाहर नहीं बेच सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आप कंपोजिशन स्कीम में एलिजिबल नहीं हो, आपको नॉर्मल स्कीम में जाना पड़ेगा। थर्ड आता है सप्लाईज थ्रू ई कॉमर्स। ठीक है,
So supplies any services through e-commerce required to be collect TCS under 52. कहता है कि अगर आपने कोई भी सप्लाई करी सर्विसेज की ई कॉमर्स के, ठीक है, तो आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते, ठीक है। हाउएवर एलिजिबल इफ गुड्स सप्लाइड थ्रू ई कॉमर्स, लेकिन अगर आपने गुड्स को सप्लाई किया ई कॉमर्स से तो आप जो है वो क्या कहते हैं कंपोजिशन स्कीम में हो सकते हो, लेकिन कुछ कंडीशन जैसे कि ई कॉमर्स डज नॉट अलाउ इंटर स्टेट सप्लाई, वो इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करेगा और वो टीसीएस कलेक्ट करेगा और इको फर्निशेस डिटेल इन जीएसटीआर 8 में फर्निश करेगा अपनी डिटेल्स। फोर्थ आता है इज द सीटीपी और एनआरटीपी। अगर जो पर्सन है वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या फिर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकता। अगर कोई बंदा है वो मैन्युफैक्चर करता है इन सारे गुड्स की, तो वो जो है कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकता, चाहे वो मैन्युफैक्चर इस साल कर रहा है चाहे प्रिसीडिंग ईयर में कर रहा है, वो इसमें नहीं कंसिडर किया जाएगा। जैसे कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मीथन और रूफिल टाइल्स, आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस, पान मसाला, टबैको गुड्स, एरिएटेड वाटर्स, अगर इन सबको कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है कोई पर्सन और वो चाहता है वो कंपोजिशन स्कीम में आए तो वो नहीं आ सकता, उसे नॉर्मल स्कीम में ही रहना पड़ेगा। ये कुछ फॉर्म्स है जो कि एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको देखो, जीएसटी RAG 01 जो फॉर्म होता है वो फ्रेश एप्लीकेशन के लिए होता है कि आपको जो है आपको आप देखो जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आप जीएसटी RAG 01 ही पे फिल करते हो, ठीक है। और उसी टाइम आप ये बता देते हो कि मेरे को कंपोजिशन स्कीम में जाना है तो उसी टाइम ये हो जाता है। बाकी ये रहे जीएसटी CMP 01 जो होता है वो माइग्रेटेड के लिए होता है। आप ऑलरेडी जीएसटी से पहले किसी स्कीम में थे, वहाँ पे भी कंपोजिशन करके कुछ होगा, अब आप वहाँ से जीएसटी वाले कंपोजिशन में आ रहे हो तो आपको जीएसटी CMP 01 फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर आप स्विच करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप स्विच करना चाहते हो, आप ऑलरेडी जीएसटी में हो या फिर हाँ जीएसटी पे हो और आप कंपोजिशन स्कीम में स्विच करना चाहते हो तो आप जीएसटी CMP 02 फिल करोगे, ठीक है। अगर आपको अपनी डिटेल्स बतानी है, डिटेल्स ऑफ स्टॉक बतानी है, इनवर्ड सप्लाई जो आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा तो आप जीएसटी CMP 03 फिल करोगे। अगर आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर आना चाहते हो तो आप जीएसटी CMP 04 फिल करोगे। आपको अगर कोई भी शो कॉज नोटिस प्रॉपर ऑफिसर सेंड करता है तो वो CMP 05 में करेगा। अगर आपको उसका रिप्लाई करना है तो आप CMP 06 में रिप्लाई करोगे और प्रॉपर ऑफिसर उसके बाद जो ऑर्डर देगा वो 07 में देगा। और आपको लास्ट में जब पेमेंट करनी होगी, क्वार्टरली पेमेंट जब आप करोगे तो आप जीएसटी CMP 08 में